उसके बाद है टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। टाइप्स ऑफ इमरजेंसी में क्या क्या चीज आ सकती है? सर कार्डियक अरेस्ट, पढ़ते बता सकते हो Sir, respiratory or cardiovascular procedure related other emergencies. रेस्पिरेटरी के अंदर क्या क्या इमरजेंसी सिचुएशंस पैदा हो सकती Airway है? एयरवे obstruction, ऑब्स्ट्रक्शन, hypoxia, हो सकता है, apnea, laryngeal, क्या चीज होती है एयरवे? क्या चीज होती है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन? क्या चीज होती है बताना, बताओ ना। सर एयरवे सांस लेने का हवा, जिससे हमारा जो है सांस सांस का जो रास्ता है, सांस लेने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। इसमें ऑब्स्ट्रक्शन यानी ब्लॉकेज हो गई। ब्लॉकेज क्या क्या हो सकती है, किस किस वजह से हो सकती है? इन्फ्यूजन हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, टंग फॉल हो सकती है, पोजीशनिंग हो सकती है स्पेशली। तो हमने उस एयरवे को, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी होती तो उसको क्लियर करना है। कैसे आप पहचानेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे कि इसके अंदर एयरवे के प्रॉब्लम क्रिएट हुए इस पेशेंट के अंदर? कैसे पता चलेगा? पेशेंट को क्या सिम्टम्स नजर आएंगे? saturation drop हो रही होगी। पेशेंट में क्या सिम्टम नजर आएंगे? बताइए। बोले बोले। Grunting करेगा सर। ब्लडिंग करेगा पेशेंट, सांस लेने में मुश्किल होगी, जी सर। सांस लेने में मुश्किल होगी उसको। तो ऐसी सिचुएशन में जब एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो हमारी सैचुरेशन क्या होगी? ड्रॉप होगी। तो इस ड्रॉप सैचुरेशन को क्या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं? कल मैंने बताया था, Hypoxia. हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया को आप मैनेज किस तरह करेंगे? पढ़े इसके अंदर हाइपोक्सिया हुआ, एपनिया हुआ। एपनिया क्या चीज है? सांस का रुक थोड़ा सा नींद में आ जाना, सांस की रुकने की वजह से आलूदगी में आ जाना, लैरेंजोस्पैज्म हो जाना। लैरेंजोस्पैज्म का पता है क्या चीज है? लैरेंज का रिलैक्स हो जाना, बिल्कुल फंक्शन ना करना प्रॉपर, उसको लैरेंजोस्पैज्म कहते हैं। उसके बाद ब्रोंकोस्पैज्म हो जाना, हमारे ब्रोंकस जो होते हैं वो स्पैज्म में चले जाते हैं। अब इनको मैनेज किस तरह करेंगे? इन सारी चीजों को, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो कैसे मैनेज करेंगे? हमने क्या चीज अभी डिस्कस की? ब्लीडिंग हो सकती है, सिक्रीशन आ सकती है, पोजीशन की वजह से हो सकती है, या सम टाइम ऐसा होता है आप सैचुरेशन देख रहे होते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा होता, पेशेंट नॉर्मल लेटा हुआ है, लेकिन क्या होता है सैचुरेशन ड्रॉप हो रही है। तो उस ड्रॉप होने की वजह क्या हो सकती है? सर उसको फिजिकल चेकअप करेंगे क्यों हो रही है। उसके बाद अगर उसके कोई कार्डियो मॉनिटर अगर कार्डियो के लिए नहीं, अभी एयर पे रहे, सैचुरेशन ड्रॉप हो रही है, एयर में डेफिनेटली कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, हमें फिजिकली पेशेंट में कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन सैचुरेशन ड्रॉप होती जा रही है, तो क्या आपके जहन में आएगा? आप किस चीज को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? पेशेंट की पोजीशन सही करेंगे सर। सबसे पहले आप देखेंगे कि जहाँ से ऑक्सीजन आ रही है वहाँ से सप्लाई प्रॉपर आ रही कि नहीं आ रही है। सब नहीं, कहीं उसकी सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गई हो, कहीं उसका नजल एयरवे की जो कनेक्टर है वो डिस्कनेक्ट हो गया, वो मिल गई हो, तो ये चीजें आप रिकॉग्नाइज करेंगे। आप सिर्फ पेशेंट पे फोकस नहीं करेंगे, ये रिकॉग्नाइज करना है कि कोई सोर्स है जो कि इनपुट जहाँ से आ रहा है ऑक्सीजन का, कहीं वहाँ से डिस्कनेक्ट नहीं। उसके बाद है कार्डियोवैस्कुलर के बारे में पढ़े, क्या लिखा हुआ है? ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट, इसको किस तरह रिकॉग्नाइज करते हैं? कैसे पहचानेंगे कि इस पेशेंट को ब्रेडी हो रहा है या ट्रेडी हो रहा है? हार्ट रेट जब पीछे हार्ट स्ट्रीट से तो ब्रेडिकार्डिया पे जाता है पेशेंट। और कौन से मेजरमेंट पे वहाँ पे उसके अंदर होते हैं? कार्डियक मॉनिटर के अंदर क्या हम उसको देख सकते हैं कि इसका हार्ट रेट नीचे आ रहा है? सर मॉनिटर पे शो हो रहा है ना, पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन, उसका रिदम देखते हैं ईसीजी का। एक कल मैंने पढ़ाया कि ईसीजी, तो उसका रिदम अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो डेफिनेटली उसका हार्ट रेट डिस्टर्ब हो रहा होगा, तो उसके रिदम को जाके फोकस करना पड़ेगा कि किस वजह से उसका रिदम डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक। उसके बाद है नेक्स्ट ट्रेकीकार्डिया। व्हाट इज ट्रेकीकार्डिया? हार्ट रेट जब बढ़ जाता है सर। नॉर्मली हार्ट रेट कितना बढ़ता है? 90 तक उसको ट्रेकीकार्डिया हो गया। सर 100 से अबाव कितना होता है? 60 गाँव चला गया तो ब्रेडिकार्डिया में चला गया। उसके बाद है हाइपोटेंशन। व्हाट इज हाइपोटेंशन? बीपी का लो हो जाना, ब्लड प्रेशर का लो हो जाना। हाइपो मींस लो, हाइपर मींस हाई। लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर, उसको हम मॉनिटर करते हैं कैसे?
ब्लड बीपी कप देखें आपका प्रॉपर लगा हुआ है कि प्रॉपर रीडिंग ले रहा है कि नहीं ले रहा। इंटरवल रीडिंग कितनी होनी चाहिए, कितना टाइम पीरियड होना चाहिए ड्यूरिंग इसकी पूरी मॉनिटरिंग के अंदर, कि कितने टाइम के बाद उसको रीडिंग लेनी चाहिए। 5 मिनट। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके पेपर्स में भी आएंगे, ये कल हमने रिपीट किए थे सारी चीजें, तो आपके पेपर में भी यही चीजें आएंगी, इसलिए रिपीट करवा रहा हूं। उसके बाद है कार्डियक अरेस्ट। व्हाट इज कार्डियक अरेस्ट? बोले बोले गुड। अच्छा, नंबर 3 पे है प्रोसीजर रिलेटेड कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन, ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो सकती है, तो हम पर देखते हैं क्या क्या पैदा हो सकती है, क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। आप पढ़ें, रिसाना पढ़ो। GI perforation, massive bleeding, aspiration, sedation, overdose. सिचुएशन की ओवरडोज। क्या होती है जीआई परफोरेशन? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जिसकी हम एंडोस्कोपी कर रहे होते हैं, सम टाइम वो वीक होने की वजह से या मैस होने की वजह से, ओवर इन्फ्लेट होने की वजह से, मल्टीपल डायवर्टिकुलर होने की वजह से, किसी भी वजह से, या हम पॉलीपेक्टमी कर रहे हैं, हमारी एसडी कर रहे हैं, तो परफोरेट हो गई, तो उसकी वजह से भी इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। ठीक, उसके बाद मैसिव ब्लीडिंग, आपने कट किया या वायरस को इंजेक्ट किया, या टोटल बिलियोपैथी का पेशेंट आता है, उसके अंदर से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, अल्सर ब्लीड कर सकता है। और उसके बाद एस्पिरेट होगा, अगर सारी चीज़ें अगर ये ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होने का सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर होता है वो होता है एस्पिरेशन, तो उसको भी आपने सेव करना है। उसके बाद सिडेशन ओवरडोज, अगर आपने सिडेशन को ओवरडोज दे दिया, लिमिट से ज़्यादा दे दिया, तो वो भी आपके पेशेंट को इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, हमारे पास ऐसी कौन सी ड्रग है, मैं क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसी कौन सी ड्रग है जो हम मिडाजोलम दें या नैल्कोपिन दें, एक सिडेशन एजेंट है ये दोनों, उसको रिवर्स करने के लिए कौन सी ड्रग्स दी जाती है? नैलेक्सोन और फ्लोज़ोनिल। फ्लेमाज़िन, और ये है एंटीडोज किसका? मिडाजोलम। और नैल्कोपिन जो एंटीडोज है वो किंग। ठीक, और अब मुझे ये बताएं, जीआई परफोरेशन हो गई, मैसिव ब्लीडिंग हो गई, जीआई परफोरेशन इन केस होती है तो हमें क्या चीज मेंटली तौर पे प्रिपेयर करनी पड़ेगी? अगर मैं कहता हूं एंडोस्कोपी के दौरान ड्यूडेनम परफोरेशन हो गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको टैकल किस तरह करेंगे? फिलहाल में एंडोक्लिप अरेंज करेंगे, और क्या करेंगे? मेटल स्टैंड अरेंज करेंगे, कौन सा? फुली कवर्ड मेटल स्टैंड अरेंज करेंगे, ठीक, ताकि उस जो आपकी ओपनिंग बनी है उसको हम क्लोज कर सकें। अच्छा, एंडोक्लिप भी डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, अभी तक तो आप लोगों ने स्ट्रेट एंडोस्कोपी स्टैंडर्ड देखे होंगे, स्टार क्लिप आता है, इसके अलावा और बहुत सारी टाइप्स हैं, मैं अभी कितने गिनाता हूँ आपको, तो आप याद रखें कि एंडोक्लिप उसको अरेंज करेंगे अगर खुदा न खासकर परफोरेशन हो जाती है। ठीक, उसके बाद एस्पिरेशन हो जाती है, तो एस्पिरेशन को किस तरह हैंडल करेंगे आप? बोलो सबीला, बोलो पोजीशन चेंज करेंगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेके आएंगे, सक्शन प्रॉपर कंटिन्यू करते रहेंगे ताकि उसकी सिक्रीशन जितनी भी अंदर जा रही हम उसको रोक सकें। अगर ओवर एस्पिरेट हो गया तो हमें क्या करना चाहिए? नो, पहले क्या करना चाहिए? ड्यूरिंग एंडोस्कोपी ओवर एस्पिरेट हो गया तो क्या करेंगे? हम पहले रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, पहले ये चीज बताएं, फिर उसको सेव किस तरह करेंगे? सैचुरेशन ड्रॉप हो रही होगी, पेशेंट की ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही होगी, अगर ये चीज़ें कभी ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा मैसिव ब्लीडिंग होती है, तो हम सबसे पहले उसकी पोजीशनिंग करेंगे, पोजीशन चेंज करने के बाद प्रॉपर सक्शन कंटिन्यू करते रहेंगे, डॉक्टर से कहेंगे आप अपना एंडोस्कोप रिमूव कर दो, ठीक है, ताकि प्रॉपर पेशेंट की सेफ्टी कर सकें। ठीक।